नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 15th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों, एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियो से आप जो भी सीखते हैं वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखाया जा रहा है। प्लीज़ उसका मिसयूज़ ना करें, इंडियन साइबर लॉ के अगेंस्ट ना जाए। हैकिंग एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस में जो भी सीखा आपने उसका मिसयूज़, अगर आप हैकिंग लॉ के अगेंस्ट चाहते हैं, उसका साइबर लॉ के अगेंस्ट चाहते हैं तो 3 साल तक की कैद और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो चलिए सीखते हैं आज के इस टॉपिक को, समझते हैं आज के इस टॉपिक को जो है वेब हैकिंग के बारे में। तो वेब हैकिंग आपने अगर एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझे होंगे कि जब हमने हैकिंग की परिभाषा बताई थी, हैकिंग की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, तो हैकिंग की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि किसी भी जो भी मीडिया डिवाइस या जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, वो हैकिंग कहलाता है। किसी मोबाइल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, किसी नेटवर्किंग डिवाइस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, किसी जो भी डिवाइस किसी नेटवर्क से जुड़ी है, कोई जो किसी नेटवर्क में यूज़ होती है, कोई मीडिया डिवाइस, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना हैकिंग कहलाता है। जब हम हैकिंग की बात करते हैं, जब हमने ये देखा कि हैकर क्या होता है, वो जिसे बहुत इन्जॉय करता है किसी डिवाइस को मॉडिफाई करने में, वो हैकर कहलाता है। तो अगर आपको किसी भी डिवाइस में कुछ मॉडिफाई करना, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली उस डिवाइस को किस तरीके से बनाया गया है, जो ओरिजिनल डिवाइस का जो मॉडिफिकेशन है वो किस तरीके से, तब आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो वही वेब हैकिंग में डिपेंड करता है, वही वेबसाइट में डिपेंड करता है कि किसी वेबसाइट को हैक करने के पहले या किसी वेबसाइट को वल्नरेबिलिटी या लूपहोल ढूंढने के पहले आपको ये समझना होता है कि एक्चुअली वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, किसी वेबसाइट को मॉडिफाई करने के लिए, वेब को डिज़ाइन करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है वो कुछ मेन लैंग्वेजेस हैं HTML, DHTML, XML और XHTML। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनामिक HTML DHTML और XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के इन लैंग्वेजेस की क्या आवश्यकता है? जब कभी भी दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जो दोनों के बीच में कॉमन हो। तो सारे ब्राउज़र के साथ प्रॉपरली सेटिंग बैठे या सारा वेब उसे प्रॉपरली यूज़ कर सके, इस हिसाब से HTML और DHTML और XML का इन्वेंशन किया गया था, ताकि सारे यूज़र समझ सके, सारे ब्राउज़र समझ सके, पूरा नेटवर्क उस लैंग्वेज को समझ सके, उस वेबसाइट को समझ सके। इसलिए इस तरीके की वेब लैंग्वेज का निर्माण किया गया। और ये वेब लैंग्वेज जिस भी वेब लैंग्वेजेस में वेबसाइट को डेवलप किया जाता है उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स के थ्रू प्रॉपर पूरी वेबसाइट को यूज़ किया जाता है। तो उन एट्रीब्यूट्स से, उन एलिमेंट्स को या उन टैग्स को यूज़ करके ही वेबसाइट का डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी यूज़र से कुछ इनपुट कराना हो, जैसे कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल वेबसाइट आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, या जैसे जीमेल पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस समय जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, फिर डिटेल्स भर रहे होते हैं, तो एक्चुअली फॉर्म एट्रीब्यूट या फॉर्म टैग की वजह से भर रहे होते हैं। क्योंकि फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन में यहाँ पे
मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअली इस एट्रीब्यूट का, फॉर्म एट्रीब्यूट का मेन यूज़ क्या होता है। तो फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट, जब भी यूज़र से कुछ इनपुट कराना होता है तो फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है, फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। पर यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्योंकि यूज़र से जब आप कुछ इनपुट करा रहे होते हैं तो एक्चुअली आप यूज़र को ये परमिशन दे रहे होते हैं या अथॉरिटी दे रहे होते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर कुछ इंटर कर सके। तो अटैकर इसी का फ़ायदा उठाते हैं और जो एक्चुअली इंटर करना चाहिए उसे छोड़कर कुछ ऐसी कोडिंग से इंटर करते हैं जिनसे उस वेबसाइट के एबनॉर्मल रिजल्ट बाहर आते हैं। जब फॉर्म एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन एट्रीब्यूट आप यहाँ देख सकते हैं, दिस फॉर्म एट्रीब्यूट डिफाइन द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ऑन द वेब सर्वर। जो उस वेब सर्वर पर जो भी एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में उनकी कुछ डिटेल्स को सेंड करता है, उनके बारे में कुछ बताता है। बाय द नोइंग ऑफ द नेम ऑफ द प्रोग्राम द यूजर सप्लाइड डेटा एंड द अटैकर कैन लर्न द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और जब हम बात करते हैं फॉर्म के साथ मेथड की, तो मेथड एक्चुअली दो तरीके से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, टू मेथड एग्जिट फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में, किसी वेबसाइट्स में दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक पोस्ट और गेट, एक भेजना और दूसरा बुलवाना। जब आप कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं तो भेज रहे होते हैं, कुछ गेट कर रहे होते हैं तो मंगवा रहे हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द मेथड ऑफ द सबमिशन एंड अटैकर कैन लिसन द इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं उन सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। जब आप किसी इंफॉर्मेशन, जब आप कुछ मंगवा रहे होते हैं किसी वेबसाइट से, केस होता है, गेट होता है। जब आप कुछ भेज रहे होते हैं तो पोस्ट होता है। अगर कोई वेबसाइट किस तरीके से डेवलप की गई, उसमें कितने तरीके के एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, ये जब एक अटैकर को देखना होता है तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स ऑप्शंस पर क्लिक करें तो वो उस वेबसाइट के पूरे एलिमेंट आपको एट्रीब्यूट नज़र आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ हुए हैं, किस किस तरीके के एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, टैग यूज़ हुए हैं, सारे। तो उससे उसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन पता चल जाता है। कुछ और जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो स्क्रिप्ट एलिमेंट एक्चुअली, जब आप बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, XML वगैरह की, तो स्क्रिप्ट अटैकर जहाँ आप URL बार पर किसी वेबसाइट का एड्रेस फिल कर रहे होते हैं, जब आप लिखते हैं www.example.com, जो भी आप वेबसाइट को कॉल करने के लिए URL बार पर एड्रेस लिखते हैं, तो जो अटैकर एक्चुअली स्क्रिप्टिंग का नॉलेज रखते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू उस वेबसाइट पर कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन एन अटैकर कैन मॉडिफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ही और शी कैन देन पास द बाईपास सर्टेन फिजिकल सैनिटाइजेशन स्क्रिप्ट्स। इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू वो कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकलवा सकते हैं, बाईपास करते हैं सिक्योरिटी फिल्टर को, और भी बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग के थ्रू URL बार पे स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करके हो सकते हैं। इनपुट की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट एलिमेंट अलाउ फॉर एन इनपुट कंट्रोल फॉर अ फॉर्म। जब हम बात करते हैं हिडन टाइप की, इनपुट टाइप हिडन, तो इनपुट टाइप जब हिडन होता है तो आपने देखा होगा किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जहाँ भी कुछ सेल किया जा रहा होता है, जैसे जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट जहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा होता है तो हर प्रोडक्ट के नीचे उसका प्राइस दिया होता है। तो अगर इनपुट टाइप हिडन है तो वहाँ पर 5000 की जो भी कोई भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को कोई अटैकर चाहे तो उसे 50 रुपीज़ में अपने एड्रेस पर डिलीवर करवा लें। तो ये होता है इनपुट टाइप हिडन की वजह से। ये किस तरीके से होता है इसे हम समझेंगे। अभी हम इसे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनपुट टाइप हिडन टैग यूज़ हो रहा हो या एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा हो तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ये एक प्रोग्राम होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह देते हैं तो उसमें से उतनी ही
राशि काटी जाती है जितना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ होता है। तो अगर उस लिखी हुई वैल्यू को ही चेंज कर दिया जाए तो जितना लिखा होगा उतना ही उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में से कटेगा। तो ये सब होता है इनपुट टाइप हिडन की वजह से। कल हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनपुट मैक्सिमम लेंथ, इनपुट साइज, वेरिएबल, एप्लेट, ऑब्जेक्ट, इनवेट के बारे में।